हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस वीडियो में। आई एम कार्तिक गाड़ी फ्रॉम किंग ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आप अभी 11th पास हो और आप अभी 12th में गए हो तो ये आपका राइट टाइम है कि आप अभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म मतलब एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स बताई थी। और अगर आप अभी 11th में जाने वाले हो तो फिर उसके लिए आपको क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट है। तो अभी इस वीडियो में हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सीखने वाले हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। आपके सामने अभी एक स्लाइड आई है, तो उसमें आपको ये एक चार्ट दिख रहा है जिसमें कि पहले ऑर्गेनिजम्स लिखा है और फिर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग लिखा है। तो ये ऑर्गेनिजम्स है। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता है कि मतलब जो लिविंग थिंग है हु कैन मूव, और नॉन लिविंग थिंग जो चल नहीं सकती, हु कैनॉट मूव। तो इस प्रकार उसी प्रकार हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर कंपोनेंट्स है दो प्रकार के। तो अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। तो अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग और बायोटिक मतलब लिविंग थिंग। अभी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफरेंस आप पहले भी सुन सके हो कि जो लिविंग थिंग होती है उसमें एनर्जी स्टोर हो सक मतलब उसमें एनर्जी रहती है, और नॉन लिविंग थिंग रहती है जैसे कि एक टेबल। तो टेबल ना तो हिल सकता है, ना उसमें कौन सी एनर्जी है, ना कुछ है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि अभी हम कौन सी भी चीज़ उठा सकते हैं। किसी समझो आपने किसी को कुछ मारा तो वो लगता है कि मतलब एनर्जी होती है आपके पास कि हाँ ये इस हाथ से उठा सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है कि इसमें ये ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस है। तो ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये रिवाइज कर रहे हैं हम कि अब तक हमने क्या सीखा। पहला लेसन है लिविंग वर्ड। तो अभी आपको सामने हमारा मतलब फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो इसमें हम 4 पॉइंट सीखने वाले: मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एजिंग और रिप्रोडक्शन। तो चलिए पहला मेटाबॉलिज्म शुरू करते हैं। तो उससे पहले कि हमें और भी कुछ पढ़ना है तो हर्बेरियम, ये सब आपको जो सामने दिख रहा है ये सब एक ये टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन हर एक प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में उधर मिलती है। तो चलिए मेटाबॉलिज्म को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एनर्जी क्या होती है वो हम देखते हैं। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क मतलब अभी एनर्जी जिसके पास होगी उसके अंदर कैपेसिटी होगी और वो एबिलिटी होगी कि वो एक काम कर सकता है, कि वो काम कर सकता है। समझो आपको बोला कि एक गोला उठाना है लोहे का, तो आप उसे आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी पे डिपेंड है कि आप उस एबल हो उसे उठाने में, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है क्या उतनी। तो ये सब मतलब अभी आप में एनर्जी कैसे तैयार होती है तो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ्स, हम जो खाना खाते हैं तो उससे उससे एनर्जी तैयार होती है, ये तो सबको मालूम है। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस रहती है, एक तो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक मतलब कि ब्रेक करना, मतलब ब्रेकिंग द एनर्जी मॉलिक्यूल, और एनाबॉलिक मतलब मेकिंग द एनर्जी मोल्स मॉलिक्यूल। तो इसका एक मतलब कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि ये जो कैटाबॉलिक मतलब इसको कैसे याद रखना कि कैट CAT। तो इसको कैट ऐसा ऐसा रखना कि कट कैट मतलब कट करता मतलब ब्रेक करता है, वो कट करता है। तो ब्रेक करता है एनर्जी मॉलिक्यूल, और ये क्रिएट करता है एनाबॉलिक जो है वो क्रिएट करता है एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन कुछ हार्ड नहीं, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है। तो आगे का अभी एक नई स्लाइड आई है तो इस पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बाजू में पिक्चर दिया हुआ है कि आप अभी पहले बच्चे थे, फिर 5th में आ गए, फिर 10th पास हुए और अभी 12th में आए। तो ये आपकी ग्रोथ हो गई, आपकी डेवलपमेंट हो गई है। तो उसको बोलते हैं कि ग्रोथ की एक टाइम पे आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप डेवलप हो रहे हो। तो इधर आप देख सकते हैं बनाना ट्री का मैंने इधर एग्जांपल दिया है कि सबसे पहले वो एक छोटा सा मतलब जो कि अभी कमल का झाड़ गुलाब का झाड़ लगाना हो तो उसकी एक स्टिक लेनी पड़ती है, वैसे ही ट्री का एक पार्ट हमने लिया है और फिर उससे आगे कि उसको एक जार में रखा है कि ये बनाना ट्रीज कैसे उगाते हैं। तो
दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है इधर। दोनों ट्रीज ऐसे एक साथ रहते हैं तो उनका रिप्रोडक्शन होकर और ट्रीज फॉर्म होते, सीड्स आते, सब कुछ तो अलग अलग प्रोसेस है। हर एक ट्री के अलग अलग प्रोसेस है। वैसे कुछ ट्री को सीड्स होते हैं, कुछ ट्री को हमें उसका एक पार्ट लेना पड़ता है कि जिससे ट्री उगता है। तो अलग अलग प्रोसेसेस है। तो ये सब एग्रीकल्चर साइंस में जो कि सब्जेक्ट है 11 स्टैंडर्ड में, उसमें ये सब दिया हुआ रहता है एग्रीकल्चर साइंस में। तो वो किसने लिया होगा तो उसे ज़रूर मालूम होगा कि क्या क्या होता है, उनके लेसन्स रहते हैं उसमें। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों। तो एजिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आपका एक ऐसा लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आप ओल्ड पर्सन हो जाते हो कि कुछ काम करने जा रहे हो, कुछ उठाने जा रहे हो और आपके हाथ ऐसे कांपने लगते कि यू कांट, मतलब आप उठा नहीं सकते उसे। कि एक प्रकार का आपको एक पॉइंट आता है लाइफ में कि भाई आप कुछ काम नहीं कर सकते। आपको आप सिर्फ मतलब आपकी नींद कम हो जाती है, आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, आपका जो डाइजेशन होता है मतलब एनर्जी क्रिएट करने के लिए जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े उसके जो सिम्टम मतलब सिस्टम होती है उसकी वो लूज पड़ती है, उसका इफेक्ट नहीं होता, मतलब वर्क आप नहीं कर सकती। ओल्ड होने के बाद आपके पार्ट्स भी ओल्ड हो जाते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं वो पार्ट भी, तो वो पार्ट भी थोड़े थोड़े मतलब अभी कुछ कुछ इनको जैसे कि किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, किसको किसका ब्लड फिल्टर ठीक से नहीं होता है। तो ये सब उनके पार्ट की वजह से होता है कि एक पार्ट है जो कि हमारा बिगड़ गया हमारे बॉडी का। तो उनके पैरों में घुटनों में दर्द होता है। तो ऐसे बहुत से एजिंग में ऐसे डिसीजेस नहीं बोल सकते पर एक ऐसा पेन आता है हमारी बॉडी में कि जिससे आपको कुछ कर नहीं सकते, हेवी चीज़ उठा नहीं सकते। तो इसके बारे में आपने 10th तक पढ़ा है और अभी 12th में भी इसका है कि भाई 12th में इसका इसलिए इस लेसन में इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर एक मतलब कुछ फॉर्म ही नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। मतलब अभी एक आधा ट्री अगर मतलब प्लांट नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो एक लेसन से कनेक्टेड है। तो इसके बारे में आगे भी और डिटेल्स है, तो पहले तो इधर देखते हैं। तो सेक्सुअल जो होता है वो ऑकर इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स विद डबल गैमेट। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में अब तक पढ़ चुके हैं पर आगे के लेसन्स में भी गैमेट के बारे में सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और असेक्सुअल ऑकर इन प्लांट्स विथ सिंगल गैमेट, सब आपको मालूम है, अब तक आपने पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिया था, वरना लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। द ह्यूज वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द अर्थ। अभी अर्थ में बहुत से एनिमल्स मतलब समझो भारत में जो कुत्ता रहता है, मतलब कुत्ते जो रहते हैं वो अमेरिका में नहीं मिलते हैं, अमेरिका में जो रहते हैं वो यहाँ पे हाँ कम दिखने को मिलते हैं। स्ट्रीट डॉग्स जिसे बोलते हैं इंडिया में, तो उधर स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते रहेंगे, मुझे भी नहीं मालूम। पर हाँ भाई एक प्रकार से कि हर एक रीजन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होता है, बहुत सारी वैरायटीज होती है कुत्तों में, सांपों में और गाय में भी रहते हैं। जैसे कि हिंदी में बोला जाए तो एक गावरान गाय, जर्सी गाय, ऐसे बहुत सारे काउस के भी प्रकार रहते हैं। तो वो उनके बारे में क्यों पता रहना चाहिए हमें, क्यों उनका डाटा क्यों चाहिए कि हर एक प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए कि फार्मा इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ये दो है, इनको इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। कि समझो फार्मा इंडस्ट्रीज है, अभी डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, तो उसके ऊपर सब एक्सपेरिमेंट करके उसका मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री निकालती है। एग्रीकल्चरल समझो कि अ, पेड़ पे कौन सा एक ये आ गया, मतलब ये रोग चढ़ गया है झाड़ों को, तो उसको हटाने के लिए कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाए, ये सब इस इंडस्ट्रीज में डेटा उनका सेव रहता है। तो उस डेटा को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स अभी इसके बारे में, टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब डिटेल, सारी डिटेल, उसे टेक्सोनॉमिकल एड्स कहा जाता है। एड मतलब डिटेल और डाटा, आई मीन डाटा। तो डाटा पूरी तरह से स्टोर होता है, कुछ जगह होती है। अभी समझो एक आधी होटल है तो होटल में सारा फूड का रेसिपीज और वो सब उसका डाटा सेव होता है।
तो इसी प्रकार इस इंडस्ट्रीज में हर एक प्रकार के एनिमल, हर एक प्रकार का इंसेक्ट और हर एक प्रकार के जो बीमारी होती है उसका डाटा इधर सेव होता है। हार्बेरियम हमारा ये आपने पहले दो ट्रायंगल देखे थे, उसमें सेकंड वाला जो ट्रायंगल था उसमें हार्बेरियम नाम सबसे पहले था। तो हार्बेरियम में दो प्रकार थे, सिंगुलर मतलब हार्बेरियम और हार्बेरिया मतलब प्लूरल। इसके बारे में और डिटेल आपको मिल जाएगी टीचर्स के पास से। तो इसमें कुछ ज़्यादातर फ़र्क नहीं है सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि ग्रामर में होता है सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही हार्बेरियम और हार्बेरियम में होता है। तो हार्बेरियम जो होता है इसमें ये जो प्लांट्स होते हैं इन पर एक प्रोसेस की जाती है, एक प्रोसेस रहती है, और उसके बाद उनको स्पेसम में डाला जाता है। स्पेसिनम मतलब एक लिक्विड होता है जो कि आपके स्कूल के लैब में किसी मेंढक को रखा होगा या किसी इंसेक्ट को रखा हो तो उसे स्पेसिमन में रखा जाता है। तो इसी प्रकार इन प्लांट्स को उसमें रख के बाद मतलब साइड को शीट शीट रखी जाती है जिसपे डाटा सेव होता है, उसका क्या क्या कौन से प्लेस से कलेक्ट किया है और फिर कौन से फॉरेस्ट से उसे लाया गया है, उसकी पूरी डिटेल्स उस एक शीट पे लिखी होती है। बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन मतलब कि सब प्लांट्स की प्लांट है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको उसको सुखाया जाता है, मतलब सुखाने की ज़रूरत हो तो सुखाया जाता है, या अगर उस पर कुछ अगर अलग कोई साइंटिफिक इफेक्ट मतलब उसको स्टोर करना होगा किधर इसी लेबोरेटरी में तो उधर उसे रखा जाता है। उसको लेबल बोर्ड रहता है कि अभी समझो एक ऐसा प्लांट है कि जो कम मिलता है तो उस पर एक ऐसी प्रक्रिया की जाती है कि जिसके चलते वो कभी खराब नहीं होगा, तो उसे कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन। तो अभी हम एक साइंटिस्ट के बारे में इधर देखने वाले हैं। ये सबसे पहले प्रोफेसर है ल्यूक घेनी, जो जिन्होंने 1543 में पहला बॉटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया था इटली में, जो कि क्यू इंग्लैंड मतलब जो कि अभी इटली में है। तो ये इटालियन प्रोफेसर थे। तो बॉटेनिकल गार्डन एट कीवी इन इंग्लैंड इज नोन फॉर अ लार्ज कलेक्शन मोर देन 300। तो इसमें 3000 से ज़्यादा प्लांट्स हार्बेरियम में, मतलब हार्बेरियम ही बोला जा सकता है बॉटेनिकल गार्डन को, बस उसमें कलेक्टेड रहते हैं और हार्बेरियम में उस पर प्रक्रिया होती है। म्यूजियम, तो अभी म्यूजियम के बारे में तो सबको पता है कि हाँ भाई म्यूजियम मतलब सबसे ओल्ड थिंग यहाँ पे रखी होती है। तो जो ओल्ड थिंग्स होती है तो अभी अलग प्रकार का म्यूजियम है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स रखे जाते हैं। तो एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जाता है कि बाजू को आप देख सकते हो एलिफेंट दिख रहे हैं, तो इसमें या तो ये भरा जाता है, कॉटन भरा जाता है, उनकी स्किन निकाली जाती है। बड़े बड़े एनिमल्स का स्टफ बना के उसे वहाँ पे रखा जाता है एज मतलब कि अभी स्किन उनकी जो रहती है वो एक ऐसा लोहे का उनका उनके आकार का एक पिंजरा बनाया जाता है, उसके ऊपर उनकी स्किन रखी जाती है और उसमें कॉटन भरा जाता है और सी लिया जाता है। तो इसी प्रकार के आप मतलब अगर आप जाके उसको एक घुसा भी मारोगे ना तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो गिरेगा भी नहीं, मतलब आप छोटे इसको मारोगे तो उड़ जाएगा, पर जो बड़े रहते हैं इनमें कॉटन भरा रहता है, इनको कुछ इतना नहीं रहता। और एक मेथड है कि ये डायनासोर का आप देख रहे हैं तो उसके जो बोन्स होते हैं वो भी स्टोर करके रखे जाते हैं, और आप देख सकते हो उसको कैसे अरेंज किया गया है। तो ये जो बड़े बड़े छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनको रखा जाता है तो उनको एक कांच के जार में रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट जार में, और उसमें स्पेसिमेंट मतलब रखा जाता है कि उसको एक लिक्विड रहता है, उसको फार्म फार्मेलिन कहते हैं। तो वो 10 to 40% फॉर्मल डिहाइड्रेट रहता है, मेड फ्रॉम एंड्स। इधर ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकते कि बड़े एनिमल्स को ऐसा स्टोर करते कि नहीं, पर जो छोटे एनिमल्स रहते जैसे कि एक ऐसा एनिमल जो कि सिर्फ इंडिया में दिखता है पर बाहर के कंट्रियों में नहीं दिखता, तो इंडिया में उसे स्टोर किया जाता है और बाहर के कंट्री में भी उसे उस लिक्विड में स्टोर किया जाता है। zoological पार्क, तो zoology जू जू से हमें पता चलता है कि उधर सारे प्रकार के एनिमल्स रखे जाते हैं। तो अभी सारे प्रकार के एनिमल्स कैसे रखे जाते हैं, तो जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी तैयार की जाती है कि पेंगुइन्स रखने हैं तो उधर आइस लगाया जाता है,
शे हिप्पो रखा है, तो आपने एक हिप्पो हिप्पो देख रहे होगे इधर। तो ये जो इसको एक गड्ढे के जैसे इसमें मतलब दीवार इतनी ऊंची क्यों रहती कि अगर मतलब इसके पहचान का कोई आदमी नहीं रहेगा तो उसे हार्म कर सकता है, तो इसलिए उसे थोड़े डीप जगह पे रखा जाता है ताकि वो ऊपर ना आ सके, क्योंकि वो वेट में भी बहुत होता है। अगर मतलब हाथी से तो थोड़ा कम ही रहता है, पर उसका वेट ज़्यादा रहता है, उसके एक धक्के से भी आदमी की जान जा सकती है। तो जो डेली वर्कर्स होते हैं उन्हें वो कुछ नहीं करता, पर अगर कोई न्यू न्यू ह्यूमन है तो उसे वो कुछ भी कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो इसलिए उसको डीप प्लेस पे रखा जाता है। फिर नीचे टाइगर देख रहे होगे, उसको सूटेबल कंडीशन रहती है हर एक की। बंदरों को पेड़ पे रखा जाता है। उसके बाद बियर रहेगा तो उसे, पोलर बियर रहेगा तो उसे एक सेपरेट जगह पे आइस आइस लगा के उधर रखा जाता है। सील रहेगा तो उसे अलग रखा जाता है। फिशेस रहेंगे तो उन्हें बड़े बड़े टैंक्स में रखा जाता है। तो ये होता है जोलॉजिकल पार्क। उनके हैबिटेट के उस पर डिपेंड रहता है। आगे की स्लाइड है फ्लोरा। फ्लोरा सीजनल प्लांट, जो प्लांट सीजन में ही आते हैं। अभी मैंगो, मैंगो का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंगो के जो फ्रूट्स है वो सीजनेबल जैसे है, तो वैसे कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं कि हाँ सिर्फ ठंडियों में आएंगे, सिर्फ गर्मियों में आएंगी। तो उसे एक जगह पे कहाँ पे तो भी मतलब पर्टिकुलर टाइम में आते, तो उसे जहाँ पे रखा जाता है उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो वो महाबलेश्वर में प्रेजेंट है, गुहागर में। तो सब प्रकार के प्लांट्स और वो सब प्रकार के जो ये फ्लोराज है वो आपको एक ही स्पॉट पे दिखने को मिलेंगे। तो वो एक महाबलेश्वर में, एक पूना में और एक हैदराबाद में। तो इसी प्रकार के अभी और भी गार्डन्स है। डॉक्टर एस पी आगरकर, ये वो ये महाराष्ट्र के हैं। तो इन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की कि एक मतलब स्पीसी है, जेली फिश की स्पीसी है वो फ्रेश वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर की जो जेली फिश की स्पीशी है तो वो उधर मिलती है। तो अफ्रीका में मिलती है, अफ्रीका में। तो साउथ वेस्ट घाट, वेस्ट घाट उधर वो मिलती है। तो इन्होंने उसका इन्वेंशन किया था। इस पर इनको पुरस्कारित भी किया गया है। तो आगे देखते हैं। ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है कि अभी समझो प्लांट्स और एनिमल्स का टेक्सोनॉमिकल एड्स की इसलिए क्लासिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है कि हाँ समझो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो उसमें कौन से क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट किए गए, कौन से एक्सेप्ट नहीं हुए, ये सब की से पता चलता है। नॉर्मली नेचुरली कीज आर एनालिटिक इन नेचर, नॉर्मली कीज आर एनालिटिक इन नेचर, इन नेचर में नॉर्मली रहती है एनालिटिक। तो कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स आज के लेसन में बस इतना ही। सब्सक्राइब करना ना